हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं गुप्त साम्राज्य के पहले भाग को, जहां से भारत के स्वर्ण युग की शुरुआत होती है। आज हम गुप्त वंश के 3 प्रमुख शासकों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, जिन्होंने इस साम्राज्य की नींव रखी, और उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको भी हिस्ट्री में महत्वपूर्ण तथ्य याद नहीं होते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, हमें ये जानना होगा कि आखिरकार गुप्त वंश की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, गुप्त वंश के इतिहास को जानने के लिए साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी यात्रियों के विवरणों का उपयोग किया जाता है। यदि हम साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो इसमें वायु पुराण, मत्स्य पुराण, कालिदास की प्रमुख रचनाएं और मुद्रा राक्षस कुछ प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं, जहां पर इस वंश के बारे में पर्याप्त लिखा गया है। वहीं दोस्तों, इस वंश के शासकों द्वारा बड़ी मात्रा में अभिलेख, सिक्के और स्मारकों का निर्माण कराया गया, जिनमें इन शासकों के कार्यों और भारतीय समाज की दशा के बारे में लिखा गया है। वहीं दोस्तों, गुप्त साम्राज्य के दौरान कुछ विदेशी यात्रियों का भारत में आगमन हुआ, जिसमें प्रमुख थे पाहायान और हैनसांग। इनके विवरण से हमें गुप्त साम्राज्य की वंशावली, गुप्त शासकों के कार्यकाल और भारतीय समाज के बारे में पर्याप्त मात्रा में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये कुछ प्रमुख स्रोत हैं दोस्तों, जहां से हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। और इन्हीं स्रोतों में ऐसा कहा गया है कि एक सामंत था जिसका नाम था श्रीगुप्त। इसी श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की है। तो चलिए अब हम गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, श्रीगुप्त जो है वह गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की थी और लगभग 40 वर्षों तक इसने शासन किया, 240 से लेकर 280 ईस्वी तक। और दोस्तों, इसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। तो देखिए, श्रीगुप्त से सिर्फ एक प्रश्न बनता है हमारी परीक्षाओं में कि भैया गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। तो बस आपको ये याद रखना है कि श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। इसके बाद दोस्तों, इसके पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम इसने रखा घटोत्कच, जो कि श्रीगुप्त के बाद में गुप्त साम्राज्य का दूसरा शासक बनता है। और इसने भी महाराजा की उपाधि ही धारण की थी। दोस्तों, घटोत्कच जो है काफी प्रसिद्ध नहीं था, तो यदि आप इसके बारे में बहुत अच्छे से याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन श्रीगुप्त के बारे में बस आपको इतना याद रखना है कि इसने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि एक सुपिया अभिलेख है मध्य प्रदेश के रीवा में, जहां से गुप्तों की वंशावली के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, यहां से एक प्रश्न बनता है कि गुप्त वंशावली के बारे में जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सुपिया अभिलेख से। अगर यह आपको याद नहीं होता है तो आप एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सुपिया। सुपिया मतलब होता है अच्छा पिया। अगर दोस्तों सुपिया होगा, अच्छा पिया होगा, तो वंश आगे बढ़ेगा, है ना। अगर पिया अच्छा नहीं होगा, दारू पिएगा, नशा करेगा, तो वंश कहाँ से बढ़ेगा? मतलब वंश बढ़ाने के लिए सुपिया होना चाहिए, है ना, अच्छा पिया होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? सुपिया, मतलब सुपिया अभिलेख। और सुपिया क्यों होना चाहिए? वंश बढ़ाने के लिए। मतलब सुपिया अभिलेख में वंशावली का उल्लेख किया गया है। काय में? सुपिया अभिलेख में वंशावली का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से ये आपको याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं घटोत्कच के बाद में। इसके बाद अगला शासक आता है दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो चलिए चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, घटोत्कच के बाद में चंद्रगुप्त प्रथम राजा बना, जो कि गुप्त वंश का पहला शक्तिशाली शासक था। इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासनकाल में एक नया संवत चलाया, जिसको गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। और इसकी शुरुआत की इसने 319 ईस्वी में। देखिए, 319 से लेकर 350 ईस्वी तक इसने शासन किया। तो जैसे ही यह सिंहासन पर बैठा तो इसने एक नया संवत चलाया, जिसको क्या कहा गया? गुप्त संवत। तो ये जो डेट है ना, वो आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि गुप्त संवत की शुरुआत किस शासक द्वारा की गई थी। तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा। और यह कब शुरू हुआ था? 319
ईस्वी में। दोस्तों यह एक प्रतापी शासक था, पहला शक्तिशाली शासक था। तो इसने लिच्छवी राज्य की एक राजकुमारी कुमार देवी के साथ में विवाह किया और लिच्छवियों की सहायता से अपनी शक्ति में वृद्धि की और साथ ही साथ दोस्तों इसने दहेज के रूप में वैशाली राज्य को प्राप्त कर लिया। तो आशा करता हूं कि इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे इसने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया, दहेज में वैशाली ली, तो यह जो है काफी शक्तिशाली शासक हो गया। इस वजह से इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी, मतलब राजाओं का भी राजा। इससे पहले जो शासक थे दोस्तों उसने सिर्फ महाराजा की उपाधि धारण करी थी, लेकिन यह जो है प्रतापी शासक था, इस वजह से इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी थी और इसको बड़ी मात्रा में दोस्तों दहेज मिला। इसी वजह से गुप्त वंश का यह पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलवाए थे। तो देखिए गुप्त वंश का पहला शासक कौन था जिसने चांदी के सिक्के चलवाए, वो था चंद्रगुप्त प्रथम। दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम जो है लगभग 30 वर्षों तक शासन करता है और यह अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है समुद्रगुप्त को। इसके बाद दोस्तों जब यह वृद्ध अवस्था में पहुंच जाता है तो समुद्रगुप्त को अपना सिंहासन सौंपकर संन्यास को ग्रहण कर लेता है। तो इस तरह से दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम का शासन समाप्त होता है और भारत में एक नया और प्रतापी शासक आता है जिसका नाम है समुद्रगुप्त, जिसको दोस्तों भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। अगली वीडियो में हम समुद्रगुप्त से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे उनको ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से याद करेंगे। यह एक इंट्रोडक्शन वीडियो था और यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे फैक्ट नहीं थे, इस वजह से हमने कम से कम ट्रिक का इस्तेमाल किया है। लेकिन अगली वीडियो में आपको ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को याद कराने का प्रयास किया जाएगा। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।